हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी भी कर रहे होंगे, जैसा कि आप सभी का पेपर आने वाला है क्लास 10th का बोर्ड का पेपर। अब साइंस का इसके बाद आने वाला है। तो साइंस का हम सब ऑब्जेक्टिव टाइप जो वैकल्पिक क्वेश्चन होता है 10 नंबर का आता है, वो लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 10 ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन है हमारा? तो हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। बहुविकल्पी प्रश्न, सब्जेक्ट हमारा है साइंस, और बहुविकल्पी प्रश्न टोटल हमारा 10 नंबर का आता है साइंस में। तो अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो 10 नंबर पक्का इसी में से आएगा, क्योंकि हम जो लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। लगभग हर साल यही क्वेश्चन रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स से हमारा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग इस फार्मूले पे हर साल आता है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध पूछ रहा है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो हम सभी लोग जानते हैं, जो फोकस दूरी हमारी होती है, फोकस दूरी यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी इसके बीच रिलेशन क्या होता है, यह फिजिकल टू r/2। यानी फोकस दूरी हमारा कम होता है, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होता है। फोकस दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसी को कह सकते हैं हम r=2f, या जो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी का दूना होता है। एक रिलेशन ये हो गया। कभी कभी इस तरह से आ जाता है एग्जाम में, और कभी कभी से इस तरीके से आ जाएगा r=2f, या आ जाएगा f=r/2। अब देखिए, ये रिलेशन तो पूछता ही है, इसी का क्वेश्चन भी कभी कभी पुटअप कर देता है। मान लिया जाए क्वेश्चन हमको कर दिया कि किसी फोकस दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वक्रता त्रिज्या r का मान क्या होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में हम रखेंगे। तो r हमारा हो जाएगा 2f, और वह f की वैल्यू हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर। तो 2 × 10 सेंटीमीटर = 20 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। अगर फोकस दूरी दिया हुआ है तो हम वक्रता त्रिज्या निकाल लेते हैं। या सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन आ गया, हमको दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या का मान लीजिए दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी का मान हमारा पूछ रहा है। तब इस वाले हम फार्मूले में रखेंगे, किस वाले में, f=r/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f=r/2 r का वैल्यू हमारा है 40 सेंटीमीटर, बाई 2 कर देंगे तो यहाँ से हमारा कट के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा अगर r का वैल्यू दिया है, f का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में पहले वाले में रखेंगे। अगर हमको f की वैल्यू दिया हुआ है, r की वैल्यू यानी वक्रता त्रिज्या का वैल्यू निकालना है, तो इस वाले फार्मूले में r=2f में रखेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे वक्रता त्रिज्या निकालना हो चाहे फोकस दूरी निकालना हो। ये वाला हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो आता है, इसके बाद का क्वेश्चन हमारा जो है, देखिए, जो कि हमेशा लगभग बार बार पूछता है। इस वाला जो हम फार्मूला बताएं, इस पे लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछता है, ये कन्फर्म है। और अब की बार 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा। चलिए, दूसरा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो हमारा क्वेश्चन है पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक जो है वह सबसे अधिक किस रंग के में होता है। तो यहाँ सबसे अधिक जो अधिकतम हमारा कांच का अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक बैगनी रंग में होता है। तो अगर आ जाएगा, मान लीजिए ऑप्शन में आ जाता है, तो ऑप्शन में बैगनी रंग आएगा, तो वहाँ पे आप लोग बैगनी रंग वाला ट्रिक करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसी तरह से अगला बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है,
देखिए इसमें पूछ रहा है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की पहला पूछता है कभी कभी न्यूनतम दूरी क्या है, और कभी कभी पूछता है अधिकतम दूरी क्या है। देखिए दोनों क्वेश्चन एक एक साल में रिपीट करते हैं। कभी कभी पूछेगा हमारा स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, कभी कभी पूछेगा स्वस्थ नेत्र के लिए अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो अगर न्यूनतम दूरी आ जाता है तो न्यूनतम दूरी अब हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्वस्थ नेत्र के लिए, और अधिकतम दूरी अगर पूछ लेगा तो अधिकतम दूरी आप लोग लगाइएगा अनंत पर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए हमारा अधिकतम दूरी अनंत पर होता है। इस तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आ सकता है एग्ज़ाम में आपकी बार। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन उसमें से पूछता है, हमेशा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्ज़ाम को अगर छोड़ दिया जाए, आगे आप कोई भी पढ़ाई करेंगे, 12th में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे या कोई कोर्स करेंगे, उसमें भी हमेशा ये आपके न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इसको याद होना ज़रूरी है। पहला पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, दूसरा पूछ रहा है प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर आवेश, तो अब देखिए आवेश दोनों पर सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी निगेटिव होती है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और वही सेम आवेश हमारा प्रोटॉन पर होता है, क्योंकि प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए यही वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यही वैल्यू हमारी पॉजिटिव में हो जाएगी। बस इतना अंतर होता है, बाकी का आवेश दोनों पर सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम आवेश होता है। फिर एक क्वेश्चन हमेशा पुटअप करता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पांचवा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मात्रक पर, हमेशा एक न एक क्वेश्चन मात्रक पर पूछता है, तो 3-4 मात्रक पर हम लेकर आए हैं। पहला है वैद्युत आवेश। देखिए वैद्युत आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक हमारा क्या होता है, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। एक और है हमारा वैद्युत विभव। अगर पूछ लिए कि वैद्युत विभव का मात्रक कितना होता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वैद्युत विभव हमारा जूल पर कूलाम, वैद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलाम होता है, या कभी कभी लिख देता है जूल कूलाम पर -1, कई किसी बुक में लिखता है जूल कूलाम पर -1। तो ये दोनों देखिए सेम वैल्यू है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये देखिए जूल पर कूलाम है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस पे -1 आ जाता है, बात दोनों सेम ही है। या इस तरीके से लिखे जूल पर कूलाम, या लिखे जूल कूलाम पे -1 लिखे, उस तरीके से, तब भी दोनों का मान सेम होगा, वैल्यू दोनों एक ही होगी। या इसका एक और वैद्युत विभव का एक और मात्रक होता है, वोल्ट भी होता है। तो अगर ऑप्शन में आपका वोल्ट दिया है तो वोल्ट पर लगाएंगे, अगर ऑप्शन जूल पर कूलाम दिया है तो उसी पे लगाएंगे। और देखिए एक चीज़ और, विभवांतर का मात्रक भी हमारा, अगर कहीं कहीं पूछ ले विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का भी हमारा मात्रक वोल्ट ही होता है। ये मात्रक पर हो गया क्वेश्चन हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कभी कभी पूछ लेता है प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है, ओम, जिसको हम इस चिन्ह से, ओमेगा वाले चिन्ह से डिनोट करते हैं। या इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ही वोल्ट पर एम्पियर भी होता है।
तो इस तरीके से 3-4 मात्रक आपको बताएं। इस 3-4 मात्रक में से एक न एक मात्रक हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो अब की बार भी ये तो कंफर्म है, एक न एक क्वेश्चन इससे पुटअप करेगा। अगर आ जाएगा तो आप लोग लगा दीजिएगा। अब देखिए अगला, इसी तरह से अगले क्रम में चलते हैं हम लोग। अगला ये हमारा फिजिक्स का 2-1 क्वेश्चन और है, खत्म होने वाला है। फिजिक्स वाले पार्ट से टोटल 4 क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पी, 4 नंबर का पूछता है। तो देखिए इतना हम आपको बताएं। एक क्वेश्चन और हमेशा पूछता है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, यानी वैद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जाता है। वैद्युत धारा की युक्ति यानी वैद्युत धारा हम किससे उत्पन्न करते हैं, तो हमारा जनित्र है, जनित्र, जिसको जनरेटर भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद डायनमो पूछ रहा है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है। तो डायनमो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डायनमो क्या उत्पन्न करता है, तो डायनमो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। या इसी को घुमा दे, क्वेश्चन पूछ ले कि विद्युत वाहक बल कौन उत्पन्न करता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल हमारा डायनमो उत्पन्न करता है। कभी कभी इस तरीके से उल्टा करके भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी ऑप्शन में रहेगा डायनमो तो डायनमो लगाइएगा, या पूछेगा डायनमो क्या उत्पन्न करता है, तो डायनमो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ये हमारा फिजिक्स से इतना क्वेश्चन था, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं। 4 क्वेश्चन तो इसमें से आ जाएगा, मान के चलिएगा। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आ चुका है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे, अंसाल पेपर आप उठा के देखिएगा, पता चल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं खंड ख रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान से टोटल 3 क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, हाई स्कूल में। तो देखिए रसायन विज्ञान में तो कंपलसरी है, जितना क्वेश्चन बता रहे थे हैं उसमें से 1-2-3 क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए हमेशा पूछता है पीएच वैल्यू से, पीएच मान से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आपको बता दे रहे हैं, अंसाल पेपर उठा के देखिएगा, हमेशा पूछता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए पीएच मान में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, अगर 7 से कम होगा तो वह विलयन क्या होगा, वह विलयन अम्लीय हो जाएगा। किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी का विलयन मान पीएच मान 7 से अधिक होता है, जब 7 से अधिक होगा तो वह क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो वह विलयन हमारा क्षारीय हो जाएगा। अगला इसी तरह से पूछ लेता है, अगर किसी विलयन का 7 केवल 7 रहता है पीएच मान, तो वह क्या होता है, वह न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा, वह क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल हो जाएगा। ये अम्लीय को एसिडिक बोलते हैं, एसिडिक है, ये क्या है, बेसिक है। यानी अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो वह क्षारीय होगा यानी बेसिक हो जाएगा। अगर केवल 7 होता है तो वह विलयन हमारा उदासीन होता है। और किसका पीएच मान केवल 7 होता है, शुद्ध जल, जो हमारा शुद्ध जल होता है पीने वाला पानी, उसका पीएच मान हमेशा 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है अंसाल पेपर में, देखिएगा। अब की बार भी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, इसमें 3-4 क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब इसके बाद क्वेश्चन जो पुटअप करता है हमारा IUPAC नाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। प्रश्न नंबर 2 में हम लेकर आए हैं IUPAC नाम। केमिस्ट्री में IUPAC नाम भी बहुत पूछता है। अब देखिए IUPAC नाम को जानने से पहले आप सभी लोग जान लीजिए, जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन को हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है, अब इसको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बांटते हैं। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए सैचुरेटेड में हमारे क्या आते हैं, एल्केन आता है, एल्केन।
केवल एक ही आता है। और अनसैचुरेटेड में हमारा दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अब अगर देखा जाए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर नॉमेनक्लेचर पूछता है तो इसका जनरल फार्मूला हमारा होता है CnH2n+2। अब देखिए ये हमारा जेन्युइन फार्मूला हमारा हो गया एल्केन का। अब इसको यूज कैसे करेंगे, मान लिया जाए सपोज दैट हमको दो कार्बन हमारे पास है यानी C2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा H2 × 2+2 यानी 2 2 जा 4 + 2 6 हो जाएगा। यानी C2H6 अगर हमको दिया हुआ है तो C2H6 का नाम हमको लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे, दो कार्बन पे हमारा एथ होता है, चूँकि एल्केन श्रेणी का है तो हमारा नाम हो जाएगा एथेन। अब देखिए कार्बन भी क्या कार्बन रहेगा तो क्या क्या लिखाएगा, देखिए ध्यान से देखिए। एक कार्बन अगर रहता है हमारे पास 1 कार्बन, तो 1 कार्बन पे मेथ आगे जुड़ता है। 2 कार्बन रहेगा तो एथ जुटेगा। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप जुटेगा। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट जुटेगा। 5 कार्बन रहेगा तो पेंट जुटेगा। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स जुटेगा। 7 रहेगा हेप्ट। और 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट जुटेगा आगे। 9 कार्बन रहेगा तो नन जुटता है। और 10 कार्बन पे हमारा डेक जुटता है आगे वाला, ये सफिक्स जिसको तो ये हो गया हमारा कार्बन पे, यानी कितने कार्बन पे क्या आगे जुड़ता है। अब देखिए इस तरीके से इसका हम यूज कैसे करते हैं। मेथेन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन में हमारा हो गया उसका आपको बता दिए। यानी एल्केन जो है हमारा, इसका है फार्मूला CnH2n+2, जिसको बता दिए कैसे उसका यूज किया जाएगा। मान लीजिए 4 कार्बन है, C4H10 हो जाएगा। अब देखिए 4 कार्बन जब हैं तो 4 कार्बन पे मेथ एथ प्रो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यह कितने कार्बन से जुटा कितने बांड से जुटा हुआ है, तो सिंगल बांड से, यानी एल्केन श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है तो एन जुट जाएगा इसमें, तो टोटल इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखिए जो एल्केन होता है ये एल्केन सिंगल बांड से जुटता है, एल्कीन जो होता है हमारा ये डबल बांड से जुटता है, एल्काइन हमारा है ट्रिपल बांड से जुटता है। तो ये इस तरीके से हमारा एल्केन श्रेणी का नाम हम लोग लिखती हैं। इसी तरीके से अगर हमको आ जाए एल्कीन श्रेणी का नाम लिखने के लिए, देखिए एल्कीन श्रेणी का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। एल्कीन का बता दिए हैं फार्मूला हम आपको, चलिए बता देते हैं। एल्कीन का फार्मूला हमारा होता है CnH2n, यानी जितना कार्बन होता है उसका डबल हाइड्रोजन रहेगा। यानी अगर कार्बन 2 रहे तो हाइड्रोजन हमारा 4 होगा, तो C2H4 अगर है तो एथीन इसका नाम हो जाएगा। यानी इसके लास्ट में हमारा इन जुटता है, इन। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, 2 कार्बन तो एथ हो जाएगा और एथ में इन जुट जाएगा, क्योंकि यह एल्कीन श्रेणी क्या है तो डबल बांड से जुटा है। अब देखिए इसका नाम एथीन हो जाएगा। यहीं पे आप पता कैसे लगाएंगे कि यह 2 बांड से जुटा हुआ है 4 बांड से जुटा हुआ है। देखिए कार्बन 2 है तो 2 कार्बन को हम पहले सिंगल बांड से बनाएंगे। हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन हम कैसे कैसे लिखेंगे। देखिए एक हाइड्रोजन इधर लिख दिए, एक हाइड्रोजन इधर लिख दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो टोटल हाइड्रोजन देखिए टोटल कार्बन के पास कितने बांड हैं, 1 2 3, 1 2 3, और टोटल कार्बन के पास 4 बांड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसको 4 बांड बनाने के लिए बीच में हम डबल बांड लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से आप पता लगा लिए कि इसके बीच में डबल बांड है। जब तुरंत पता लग गया कि डबल बांड है तो हमको पता चल गया कि यह एल्कीन श्रेणी का है। जब एल्कीन श्रेणी का है तो लास्ट में उसके इन जुटेगा। अब देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पे एथ जुटेगा, एथ में आप इन जोड़ देंगे, एथीन हो जाएगा। इस तरीके से इसका हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हमारा तीसरा है एल्काइन, एल्काइन श्रेणी जो है, उसी तरह से एल्काइन का भी हम नाम लिख देंगे। एल्काइन का जनरल फार्मूला हमारा क्या होता है, CnH2n-2। अब देखिए CnH2n-2,
यानी जितना कार्बन रहता है उसके 2 गुने से 2 कम रहता है हाइड्रोजन। जैसे मान लिया जाए कार्बन हमारे पास 4 है तो हाइड्रोजन कितना रहेगा, 6 हो जाएगा। यानी 2 गुना, 4 का 2 गुना 8 हो गया, 8 में से 2 घटाएंगे 6, यानी C4 या 6 अगर है तो इसका नाम हमारा क्या होगा। यानी 4 कार्बन देखेंगे पहले, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा। आप पता लगाएंगे यह कितने बॉन्ड से जुटा हुआ है, यानी किस श्रेणी का यह है। तो इस तरीके से भी एल्काइन श्रेणी हम पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, इस वाले फार्मूले में रखेंगे। एल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2, उस वाले फार्मूले में रखेंगे तो C4H6 आ जाएगा। अब देखिए C4H6 आ गया तो हमको पता चल गया इस वाले फार्मूले पे आ रहा है, यानी एल्काइन श्रेणी का है। या अगर वैसे नहीं पता लगा सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। कैसे, C4 कार्बन 4 है तो 4 कार्बन को इस तरीके से हम लिख देते हैं। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, टोटल 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया टोटल, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, फिर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। अब देखिए हमारे पास 6 हाइड्रोजन चाहिए तो क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है। अब 2 हाइड्रोजन को हम इधर रखते हैं। अब देखिए यहाँ, या तो हम इसके पास एक हाइड्रोजन रखें, जब इसके पास हाइड्रोजन रखेंगे तो इसकी वैलेंसी बराबर हो जाएगी, 4 बॉन्ड इससे जुड़ना चाहिए। चलिए यहाँ रख दिए। इधर भी अगर हाइड्रोजन रख दिए तो इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए। इसकी पूरा हो गई, लेकिन फंस कहाँ रहा है, बीच में फंस रहा है। बीच में यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, कार्बन के बीच यहाँ 1 बॉन्ड है, इधर 1 बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड है। अब देखिए टोटल कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। 4 बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसके बीच हम यहाँ 3 बॉन्ड लगा देंगे। जब 3 बॉन्ड रहेगा तो इधर वाला 1 बॉन्ड लेके 4 बॉन्ड हो गया। इधर भी कार्बन के पास 3 बॉन्ड, इधर 1 बॉन्ड, इधर 4 बॉन्ड हो गया। अब हमको पता चल गया जब 3 कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है तो यह किस श्रेणी का है, एल्काइन का है। तो एल्काइन श्रेणी का है तो लास्ट में क्या जुटेगा, आयन जुटेगा। अब टोटल इसका अगर नाम देखा जाए तो ब्यूटाइन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। IUPAC नाम अगर लिखना रहे तो इसका हम लिख सकते हैं। अगला बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए हमारे पास आ जाए, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाए, IUPAC नाम लिखते समय फंक्शनल ग्रुप आता है। अब फंक्शनल ग्रुप जब आ जाएगा हमारा, मान लिया जाए कि हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप, तो हाइड्रोजन में हमारा क्या आता है, फ्लोरीन और ब्रोमीन। तो Cl माइनस, F माइनस और Br माइनस, ये इस तरीके से आ जाता है। तो इसमें क्या जुड़ता है, इसमें जुड़ता है हमारा, आगे जुड़ जाता है, क्लोरीन जुटेगा तो क्लोरो हो जाएगा, फ्लोरीन जुटेगा तो फ्लोरो हो जाएगा, Br जुटेगा तो ब्रोमो हो जाएगा। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। मान लिया जाए हमारा है एल्केन श्रेणी का है, यानी CnH2n+2 एल्केन श्रेणी का है। तो 2 कार्बन पे अगर हम लेके चलते हैं तो यानी C2H6 इस तरीके से है। अब देखिए इसी को विस्तार करके हमको क्लोरीन को मान लीजिए जोड़ना है। 2 कार्बन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सिंगल बॉन्ड से जुट गया। लेकिन यही अगर हम क्या करेंगे, यहीं से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं। एक हाइड्रोजन को मान लिया जाए यहाँ से हटा देते हैं और इसी हाइड्रोजन के जगह हम एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप, क्लोरीन जोड़ देते हैं। तब देखिए अब इसका नाम लिखना है, तब क्या करेंगे, तुरंत देखेंगे कार्बन कितना है, 2 कार्बन है और 2 कार्बन है। उसके बाद फिर देखेंगे कि कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुटा हुआ है। देखिए सिंगल बॉन्ड से सब जुटा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है तो तुरंत जान जाएंगे हम एल्केन श्रेणी का है। जब एल्केन श्रेणी का है तो पहले आगे Cl जुटा हुआ है तो Cl का मतलब क्लोरो जुटेगा। तो देखिए क्लोरो आगे जुट गया। अब कार्बन कितना है, 2 कार्बन, मेथेन, तो क्लोरो एथेन हो जाएगा हमारा इसका नाम, क्योंकि एल्केन श्रेणी से है। इस तरह से क्लोरो एथेन हो जाएगा। इस तरीके से फ्लोरीन जुटा हुआ है यहाँ तो फ्लोरो एथेन हो जाएगा, ब्रोमीन जुटा हुआ है तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। इसी तरह से इसका नाम आगे बढ़ता जाएगा।
अगर सपोज दैट इसी क्रम में हमारा एल्कोहल ग्रुप जुटा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप, अगर एल्कोहल ग्रुप जुटा हुआ है मतलब इस किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ OH जुटा हुआ है, तो इसके लास्ट में हमारा आल जुटता है। ठीक, अगर इस तरीके से है, मान लिया जाए इसी क्रम में अगर कीटोन जुटा हुआ है, कीटोन का मतलब है हमारा C डबल बॉन्ड O जुटा हुआ है, तो इसके लास्ट में हम ऑन जोड़ते हैं ऑन। इसी तरह से अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जुटा हुआ है चौथा में, C डबल बॉन्ड O रहे और OH रहे, तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। इसके लास्ट में हम ओइक अम्ल जोड़ते हैं। इस तरीके से इसका हम नामकरण कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के क्रम में। अगला क्वेश्चन हमारा पुटअप करता है कि पीरियाडिक टेबल से पूछ रहा है आधुनिक आवर्ती के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है हमारा, उसका क्या आधार है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है हमारा यह परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन, जो आधुनिक आवर्त सारणी है हमारा, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है उसका हमारा डेफिनीशन है। तो यहाँ से हम पता लगा लिए कि वो जो आधुनिक आवर्त सारणी है हमारा, यह परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। एक क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद पूछता है अगला क्वेश्चन विकर्ण संबंध से, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए विकर्ण संबंध से पांचवा क्वेश्चन है हमारा विकर्ण संबंध। इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए विकर्ण संबंध जो हमारा होता है, क्यों बना विकर्ण संबंध, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वह सेकंड पीरियड के एलिमेंट हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कुछ उनकी क्वालिटी रिजेंबल करती है, यानी उनकी क्वालिटी कुछ मिलती है सेकंड पीरियड वाले। जब आवर्त सारणी का अध्ययन आप करेंगे, आवर्त सारणी में देखेंगे जो सेकंड पीरियड है वह उसके क्वालिटी कुछ थर्ड पीरियड के एलिमेंट से मिलती जुलती है, इस नाते वह विकर्ण संबंध शो करते हैं। तो जो लिथियम है हमारा, लिथियम हमारा मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध स्थापित करता है। उसके बाद बेरिलियम जो हमारा है, बेरिलियम हमारा एल्युमिनियम से विकर्ण संबंध स्थापित करता है। इस तरीके से हमारा बोरान जो है सिलिकॉन से। कैसे, अब देखिए यहाँ लिथियम का कुछ हमारा प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलता है, बेरिलियम का कुछ प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिलता है, बोरान का कुछ प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलता है। इस तरीके से ये तीनों एलिमेंट हमारे विकर्ण संबंध शो करते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि किसका विकर्ण किससे संबंध रखता है, तो लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्युमिनियम से और बोरान का सिलिकॉन से। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो केमिस्ट्री में इतना क्वेश्चन बताएं आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन, जो कि 5-6 क्वेश्चन में कई पार्ट था। उस पार्ट से मान के चलिए 3 ही क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन पक्का आ जाएगा इसी वीडियो से। दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अभी बायोलॉजी का हमारा बचा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो का लेकर आए हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है पहला क्वेश्चन हमारा। चलिए जीव विज्ञान में आ जाते हैं। खंड ग जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी में टोटल 4 क्वेश्चन पूछता है। 4 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी दोनों होते हैं। तो नहीं, विटामिन ए और विटामिन सी, जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए भी हमारे जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन सी भी हमारे जल में घुलनशील होते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछता है, फिर कभी कभी पूछ लेता है। प्रश्न नंबर दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में, जल में घुलनशील अगर नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इतना विटामिन हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। या तो जल में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो विटामिन ए रहेगा ऑप्शन में, विटामिन ए लगाइएगा।
विटामिन सी ऑप्शन में रहेगा तो विटामिन सी को लगाइएगा, दोनों में से कोई भी। अगर पूछ ले रहा है वसा में घुलनशील विटामिन तो ए, डी, ई, के चारों में से कोई भी आ जाएगा, उस पर लगा दीजिएगा। इस क्रम में अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्तरस से क्वेश्चन पूछता है। देखिए पित्तरस का पूछ रहा है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है और पित्तरस का स्राव कहाँ होता है, पित्तरस कहाँ संचयित होता है। संचयित मतलब इकट्ठा होता है। पित्तरस पहले क्या होता है सर, पित्तरस को जान लीजिए। पित्तरस हमारा भोजन को पचाने में सहायता करता है हमारी। अगर पित्तरस न बने तो भोजन हमारा जो करते हैं वह पचेगा नहीं। तो अब देखिए पूछ रहा है कि पित्तरस का स्राव कहाँ होता है। स्राव मतलब होता है निर्माण। जो पित्तरस का निर्माण हमारा होता है यकृत में होता है, यकृत जिसे लीवर बोलते हैं। तो हमारा पित्तरस का स्राव, हमारा निर्माण जो है यकृत में होता है। अब पूछ रहा है फिर पित्तरस संचयित कहाँ होता है, यानी पित्तरस जो है हमारा कहाँ इकट्ठा होता है। देखिए दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दोनों में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ पित्तरस संचयित होता है यानी इकट्ठा होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो पित्तरस हमारा पित्ताशय में इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। देखिए इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी पूछ ले रहा है पित्तरस कहाँ बनता है तो बहुत से लोग लगा देते हैं पित्तरस पित्ताशय में बनता है, लेकिन पित्ताशय में नहीं बनता है। पित्ताशय में वह इकट्ठा होता है, यकृत में बन के जाके पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो पित्ताशय मतलब उसको रखने का घर, तो पित्त को रखने का घर मतलब पित्ताशय हो गया, वहीं इकट्ठा होता है। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत ही डिफरेंट है, कभी कभी ऑप्शन में आ जाएगा तो गलत मत करिएगा। पित्तरस यकृत में बनता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह या ऊर्जा का भंडार किसे कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा। देखिए ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह या ऊर्जा का भंडार कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, ऊर्जा का भंडार। तो ऊर्जा गृह या ऊर्जा भंडार हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह या ऊर्जा का भंडार कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है मनुष्य का वृक्क संबंधित है। जो वृक्क है हमारा वह किससे संबंधित है। देखिए वृक्क हमारा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे होते हैं, बेकार पदार्थ, वह बाहर निकालता है वृक्क, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो वृक्क भी उसी में सहायता करता है हमारा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन वह मुकुलन द्वारा किस पौधे में होता है, तो मुकुलन द्वारा वह ईस्ट में होता है, ईस्ट। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए एक बार और अगला क्वेश्चन है हमारा जो है, बढ़ते हैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। देखिए हमेशा क्वेश्चन इससे पूछता है नर जनन अंग और मादा जनन अंग, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो नर वाले में कौन कौन से आते हैं हमारे, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय। वृषण, अधिवृषण, ये सब नर जनन तंत्र हैं। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, उसके बाद है शुक्राशय। ये हमारे क्या है, नर जनन अंग है। उसके बाद अगर पूछता है मादा जनन अंग के बारे में, तो मादा जनन अंग कौन कौन से हैं हमारे, अंडाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय, अंडवाहिनी, ये हमारे मादा यानी स्त्री के जनन तंत्र होते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय भी स्त्री का जनन तंत्र है। उसके बाद योनि है, योनि जो भी है वो भी हमारा स्त्री का जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र है। जिसे इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है स्त्री और पुरुष जनन तंत्र कौन कौन से हैं, तो ये याद करके जाइएगा आप लोग। इसके बाद देखिए पूछता है डीएनए और आरएनए का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है एग्जाम में, डीएनए और आरएनए।
तो देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये रहा हमारा डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। इससे हमेशा लगभग क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद पूछ रहा है डीएनए कहाँ पाया जाता है, कभी कभी पूछ ले अगर क्वेश्चन डीएनए किस जगह पाया जाता है, तो डीएनए हमारा केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य में डीएनए पाया जाता है। अब देखिए फिर पूछ रहा है गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? गुणसूत्र किससे बने होते हैं? हमारे प्रोटीन एवं डीएनए से मिलकर गुणसूत्र बने होते हैं। यानी गुणसूत्र में प्रोटीन भी पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। तो गुणसूत्र जो होते हैं हमारे प्रोटीन और डीएनए दोनों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जीन जो शब्द हमारा होता है, जीन, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था। जॉनसन एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जीन का वही सबसे पहले प्रयोग किए थे। उसके बाद पूछ रहा है जातियों की उत्पत्ति एक पुस्तक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो जातियों की उत्पत्ति जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हमारे डार्विन हैं। उसके बाद पूछता है आनुवांशिकता के जनक। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा लगभग पूछता है। आनुवांशिकता के जनक, अब आनुवांशिकता के जनक में पूछता है ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए ये तो फेमस है, लगभग सभी को पता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं। इन्होंने आनुवंशिक का खोज किया था। वो मटर के बीज को लेकर उसको पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने। इसी के नाते उसी की उपलब्धि के कारण इनको आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। तो टोटल देखिए दोस्तों, इसमें हमने इतना क्वेश्चन बताया है। इस क्वेश्चन में से टोटल 10 ही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। अगर पूरा पढ़ के जाएंगे तो मान के चलिए 9-10 क्वेश्चन तो पक्का आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए एग्ज़ाम देने के से पहले एक बार अवश्य पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद हम एक वैकल्पिक क्वेश्चन तो लेकर आए थे, इसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी लेकर जाएंगे। और वो कि जो भी क्वेश्चन लेकर आएंगे वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा? चूँकि हम क्वेश्चन जो लेकर आएंगे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, अंसाल से लेकर आएंगे और मॉडल पेपर से भी हम निकाल कर क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप भी बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। इस आज के वीडियो में इतना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।